बिहार की राजनीति हमेशा से गरमाई हुई रहती है और इस वक्त वो एक नए मोड़ पर है। चर्चा का केंद्र बने हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एमआईएम। ओवैसी की पार्टी फिर से बिहार में सक्रिय हुई है और इस बार उनकी नजर महागठबंधन पर टिकी हुई है। एमआईएम चाहती है कि वह महागठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन तेजस्वी यादव और कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन अभी तक इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा क्यों है और इसका असर चुनावी नतीजों पर कितना गहरा पड़ने वाला है। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने सभी को चौंका दिया था। पार्टी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीत ली थी। उस वक्त एमआईएम को कुल 5,23,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जो पूरे बिहार का लगभग 1.3% वोट शेयर था। यह बहुत बड़ा मार्जिन है। एमआईएम की जीत पूरी तरीके से सीमांचल क्षेत्र पर आधारित थी, जहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में रहती है और पार्टी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। अब की बार एमआईएम सिर्फ 6 से 10 सीटों की मांग कर रही है। पार्टी का कहना है कि अगर उन्हें गठबंधन में शामिल कर लिया जाए तो विपक्षी वोट बिखरेंगे और एनडीए को रोकने में और भी ज्यादा आसानी होगी। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान लगातार महागठबंधन से संपर्क कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं और अपील कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही इस विचार से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहली वजह एमआईएम की छवि है। ओवैसी के भाषणों को अक्सर कट्टरता से जोड़ा जाता है। महागठबंधन को डर है कि एमआईएम को साथ लेने पर हिंदू वोटर्स को ध्रुवीकरण हो सकता है और इससे बीजेपी को सीधा फायदा मिलेगा। वही दूसरी बड़ी वजह मुस्लिम वोट बैंक है। आरजेडी और कांग्रेस यह चाहती है कि मुस्लिम वोट एकजुट होकर उन्हीं के साथ रहें। एमआईएम के आने से वोट कई हिस्सों में बंट सकते हैं और यह विपक्ष के लिए बिल्कुल नुकसानदेह साबित हो सकता है। सीमांचल इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। 2020 की जीत एमआईएम ने इसी इलाके से हासिल की थी। यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है और एमआईएम का सीधा असर दिखता है। अगर एमआईएम गठबंधन में शामिल नहीं होती और अकेले चुनाव लड़ती है तो सीमांचल में मुस्लिम वोट दो हिस्सों में बंट सकते हैं। नतीजा यह होगा कि महागठबंधन कमजोर पड़ेगा और बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा मिलने की संभावना नजर आ रही है। दिलचस्प बात यह भी है कि महागठबंधन ने कुछ अन्य छोटे दलों को साथ लिया है, जैसे कि मुकेश सहनी की पार्टी हो गई, पशुपति पारस का घटक और आईबीसी गुप्त जैसे नेता। इन पार्टियों को जगह इसलिए दी गई क्योंकि वे स्थानीय संतुलन बनाने में मदद करती हैं और हिंदू वोट खींचने की क्षमता भी रखती हैं। लेकिन एमआईएम के मामले में हिचक इसीलिए है क्योंकि उनकी एंट्री सीधे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का बहाना बन सकती है। यह सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आगे तस्वीर क्या बनेगी। यहाँ पे 3 संभावनाएं दिखती हैं। पहली, एमआईएम अकेले चुनाव लड़े। ऐसे में सीमांचल में मुस्लिम वोट बिखर सकते हैं और बीजेपी को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फायदा भी मिल सकता है। दूसरी, महागठबंधन एमआईएम को कुछ सीटें देकर अपने साथ जोड़ ले। इससे विपक्षी वोट एकजुट रहेंगे, लेकिन हिंदू वोटर्स का असंतोष शायद बढ़ सकता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। तीसरी, एमआईएम और महागठबंधन अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन कुछ सीटें कम जरूर हो सकती हैं, लेकिन स्थानीय समझौता अगर होता है तो इससे नुकसान थोड़ा सा कम दिखेगा। महागठबंधन के पास फिलहाल यही विकल्प है कि सीमांचल में ऐसे उम्मीदवार उतारे जाएं जो सभी समुदायों का भरोसा दिला सके। वहां पे विकास, रोजगार और बुनियादी मुद्दों पर जोर दिया जाए ताकि एमआईएम की पकड़ कम हो सके। लेकिन यह भी सच है कि राजनीति में हर कदम पर रिस्क बना हुआ रहता है। कुल मिलाकर के एमआईएम की एंट्री महागठबंधन के लिए अक्सर चुनौती बनती रहती है। 2020 में एमआईएम ने अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन 2025 में महागठबंधन की प्राथमिकता वोटों को एकजुट रखना और ध्रुवीकरण से बचाना है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस अभी ओवैसी को अपने साथ लेने से थोड़ा बहुत हिचक रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखने को साफ मिलेगा और दिलचस्प भी होगा कि एमआईएम क्या रुख अपनाती है और बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है। जैसे जैसे बिहार विधानसभा इलेक्शंस का अपडेट आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।